नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए हम लोग सीधा क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्लास है। जिनका भी वर्तमान में एग्जाम है वो इस क्लास को जरूर ले और अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखें, क्योंकि जो भी हम आपको नोट करवाते हैं उसको आप जरूर नोट करें, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा रिविजन करने में। तो आप अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखें। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, यानी जो स्पेशल आज का जो टॉपिक है जो है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी 2 से 3 वीडियो में सारा आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे। सारा कहने का मतलब ये है जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है क्या है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, यानी 1 से लेकर 50 तक। तो अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रखें और नोट डाउन करते जाएं। तो आइए हम उसका क्लास को शुरू करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहाँ से बिल्कुल आराम से उतार सकते हैं। तो आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो क्लास को शुरू हम लोग करते हैं। अगर आप रेडी हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए। तो आज का जो पहला प्रश्न है, भारतीय, देखिए 1 मिनट, देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 खंड बी, यानी हम लोग इसको पढ़ते हैं खंड 43 खंड बी, यानी 43 के बी किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 50 तक जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, या किस अनुच्छेद में बताया गया, आर्टिकल नंबर 1। और वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 यूटी, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों का प्रवेश होगा अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में बताया गया, 2 और 3 में बहुत ही थोड़ा सा का डिफरेंट है, यानी थोड़ा सा का अंतर है। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया नए राज्यों का निर्माण, यानी नए राज्यों का निर्माण करना है। तो जैसे में नामों सीमाओं में परिवर्तन, यानी नाम चेंज करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत। या नए राज्यों का निर्माण करना है, यानी एक राज्य मान लीजिए क्या है पहले से, उससे अलग एक नए राज्य का निर्माण करना है, यानी अलग करके। तो नए राज्य का अलग करके निर्माण करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे, अनुच्छेद 3। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। और जो हम लोग ऊपर देखें वो किस भाग में, भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो क्या बताता है, नागरिकता। और भाग कितना में, 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। उसके बाद आता है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35। और भाग पूछेगा तो भाग 3। तो अब शुरू होता है इंपॉर्टेंस आर्टिकल, अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 15 में बताया गया धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर विभेद पर निषेध, यानी भेदभाव आपको नहीं करना है, किसी भी जाति, धर्म या मूल वंश के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 16 में बताया गया अवसर की समानता। जो ये सब जो अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, यानी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। और इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये सब जो अनुच्छेद है एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसआई का एग्जाम दीजिए, यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, यानी आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपसे पूछा जाएगा।
इस पे लिखा नहीं है कि आपको रेलवे में पूछा जाएगा, बिहार एसआई में पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी जो भी आपको उपाधि दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 19, यानी आप कहीं भी आप सभा बुला सकते हैं अनुच्छेद नंबर 19 के तहत, आप भाषण दे सकते हैं अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। ये मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया, जहां भी अनुच्छेद 21 के ए में यानी जो खंड जुड़ा रहेगा, इसका कहने का मतलब है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है, यानी 21 के जो ए जोड़ा गया है, ये इसका कहने का मतलब इसमें संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या बताया गया? शिक्षा का अधिकार, यानी अगर आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 21 के ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसमें क्या शामिल है? शिक्षा का अधिकार। संविधान कौन सा था संशोधन? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। और संविधान में संशोधन किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। और ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा, संविधान में जो हम लोग संशोधन करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद नंबर 368। इसको लिए कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं साउथ अफ्रीका से इसको लिए हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन है और राइट टू एजुकेशन। आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का था? 2009 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का था। लागू कब से हुआ? 2010 से, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है कब का था? 2009 का। लागू कब से हुआ? 2010 से। और एक है RTI, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था? 2005। इसको भी लिख लीजिए या आप कन्फ्यूजन कर जाइएगा दोनों में। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005। और यहाँ पे अगर सिर्फ हम लोग कर देंगे ई तो चेंज हो जाएगा आंसर, यानी RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कब का था? 2009। तो दोनों में कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम कारखानों में बालकों पर प्रतिबंध। तो यहाँ हम कट कर दे रहे, यानी 14 वर्ष से कम के बालकों को आपको कारखानों में नहीं लगाना है, इस पे क्या प्रतिबंध है, निषेध है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। अनुच्छेद 30 जो है किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। उसमें ये बताया गया कहीं भी शिक्षण संस्थान यानी आप खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्ग को। यह किस में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 30 में। यानी 29 और 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक वर्ग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट पूछेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। जब हम लोग 50 ऊपर करेंगे तो हम सारा कवर कर लेंगे अनुच्छेद, यानी 3 से 4 वीडियो में हम सारा अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। आज हम लोग कहाँ तक करेंगे? 1 से लेकर 50 तक। तो अनुच्छेद 32 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करेगा। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोले कहते हैं? अनुच्छेद नंबर 32।
संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एक नोट करके, देखिए हम आपको आगे लिखा दे रहे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा DPSP। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 35 से लेकर 51 तक। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में? DPSP। अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 43 के ए सहकारी समिति, अनुच्छेद 43 के ए में क्या बताया गया? सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में क्या है? सिविल संहिता। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में क्या है? शिक्षा का अधिकार, अधिकार करें, शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। यानी आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा संबंधित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 45। यानी 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कहाँ? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 के का पर्यावरण के संरक्षण, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। और यहाँ पे लिख लीजिएगा DPSP, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। और भाग पूछेगा तो भाग क्या हो जाएगा? 4। भाग पूछेगा तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत लिख लीजिएगा। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से 51 भाग 4, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DPSP। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। अब हम लोग चलते प्रश्न पे। प्रश्न है संविधान यानी भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी डॉट से संबंधित है। तो 43 के बी किससे संबंधित है? सहकारी समिति। ये किससे संबंधित है? सहकारी समिति। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे हम आपको बताया सहकारी समिति। देखिए 43 के ए लिखा गया यहाँ पे इसको बी करिए, 43 के बी, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा? 43 के बी, 43 के बी सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हो। ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है अकबर के विचार शुला ई कुल, जो नाम लिखा गया अकबर के विचार शुला ई कुल का आज से क्या था, यानी इसका अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक, सार्वभौमिक शांति, सार्वभौमिक शांति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो असहयोग आंदोलन से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है? तो नमक मार्च, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दांडी मार्च भी बोलते हैं। तो ये नमक मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, चला कब तक था? 6 मार्च 1930 को, यानी 6 मार्च 1930 को समाप्त हो गया। शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती से, साबरमती से दांडी तक चला था यात्रा। साबरमती से शुरू हुआ और दांडी तक चला था। और दांडी पूछकर महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा। और ये कितने दिनों तक चला था? 24 डे, यानी 24 दिनों तक चला।
टोटल कितने सहयोगी शामिल थे? 78। अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो आपसे किलोमीटर में नहीं पूछता है, मील में पूछेगा। तो मील में पूछेगा तो 240 मील, 240 मील, यानी आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो कितना बताइएगा? 240 मील। और किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर। कभी कभी 386 किलोमीटर भी मिलेगा और कहीं 241 मील भी मिलेगा। तो कोई एक ही ऑप्शन देगा, तो इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न ये पूछा, असहयोग आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। चला कब तक? 1922 तक। असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ, कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। चला कब तक? 1922 तक। वापस क्यों लिया गया, ये प्रश्न पूछा जाता है आपसे। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस क्यों ले लिया? असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस क्यों ले लिया? तो 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित होता है। चौरी चौरा घटना घटित होता है, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो प्रश्न पूछा क्यों लिया गया? तो चौरी चौरा घटना के कारण, ये इसका आंसर होगा, क्यों लिया गया। तो और शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को। शुरू क्यों हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध शुरू हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पूछा कौन संबंधित नहीं है? तो सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली उपाधियों का समर्पण, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये भी शामिल था। तो यहाँ सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नमक मार्च कब हुआ था? 1930 में। तो अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी है असहयोग आंदोलन के बारे में कि इसका शुरुआत कब हुआ और कब तक चला, तो इसका आंसर आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने ग्लोबल वायो इंडिया 2021 के आयोजन में हिस्सा नहीं लिया? निम्नलिखित में से किस निकाय ने ग्लोबल वायो इंडिया 2021 के आयोजन में हिस्सा नहीं लिया? तो किसने हिस्सा नहीं लिया था? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हिस्सा लिया, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ये भी हिस्सा लिया, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ये भी हिस्सा लिया। तो हिस्सा कौन नहीं लिया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए यहाँ जो प्रश्न पूछा ग्लोबल वायो इंडिया, ग्लोबल वायो इंडिया, तो ग्लोबल वायो इंडिया से जब संबंधित है तो स्वास्थ्य मंत्री वहाँ हिस्सा लेकर क्या करेगा? तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक करेंट का प्रश्न है, डोलो कुनीथा नाम क्या है? डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? हो सकता है शायद इसका नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे, क्योंकि नाम ही ऐसा दिया गया। डोलू कुनीथा किस राज्य का लोक नृत्य है? कहाँ का है? छत्तीसगढ़। कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और यक्षगान कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़। यक्षगान, ये भी प्रश्न, सॉरी छत्तीसगढ़ बोले क्या? नहीं, इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। यक्षगान पूछेगा तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़ पूछेगा तो क्या बताइएगा? पंडवानी। पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और पंडवानी नृत्य से किनका संबंध है? तीजन बाई का संबंध है। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? पंडवानी नृत्य से, जो कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़। यक्षगान कर्नाटक। असम में बिहू, सतरिया, ये सब कहाँ का नृत्य है? असम का नृत्य है। ओनम पूछेगा केरल, ओनम पूछेगा केरल। कुचिपुड़ी पूछेगा तो क्या बताइएगा? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। कथक पूछेगा उत्तर भारत, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, यक्षगान कर्नाटक। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और लावनी एक नृत्य पूछता है जो कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का भाग 20 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 368, जो संविधान में संशोधन होगा, जो कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका। इसको नोट कर लीजिए, संविधान में संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368, संविधान
में संशोधन, इसको नोट कर लीजिए। संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20, और ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका। तो भाग 20 संविधान और उसके प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां को संबंधित करता है, यानी आर्टिकल बताना था। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 368। नेक्स्ट है, चैत्र माह को पहला महीना मनाते हुए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर को किस वर्ष में या किस वर्ष से अपनाया गया था? तो कब से अपनाया गया? 1957 से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट, 1957 से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी अंदर स्रावित होता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है? स्वेद, लार, पुरस्त, पीयूषिका, यानी जिसको मतलब पीयूषिका, ये क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसको आप याद रखें। स्वेद, ये जो समझ रहे हैं स्वेद, स्वेद जो एक पसीना चलता है तो एक ग्रंथि के द्वारा ही चलता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वेत ग्रंथि। तो पसीना क्या चलता है? यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ये जो श्वेत ग्रंथि है बाह्यस्रावी ग्रंथि है। जो पसीना चलता है अंदर तो चलता नहीं, यानी बाहर चलता है, तो एक ग्रंथि के द्वारा चलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत ग्रंथि, यानी छिद्र टाइप का होता है। छिद्र टाइप ऐसा मतलब हम लोग बाहर से इसमें पानी भर देंगे, नहीं, सिर्फ बाहर से पानी हम नहीं भर सकते, अंदर से सिर्फ बाहर आएगा, इसी को बोले श्वेत ग्रंथि, जो पसीना जो चलता है। लार हो गया पुरस्त, पीयूषिका क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2021-22 चक्र में विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए भारत द्वारा यूनेस्को को निम्नलिखित में से किस स्थल का नाम भेजा गया? तो किसका नाम भेजा गया था? होयसलो के पवित्र स्थापत्य। तो ये आपसे नहीं पूछा भीमबेटका कहाँ स्थित है? एमपी में सीधा प्रश्न पूछेगा। धौलावीरा कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ये भी प्रश्न पूछेगा। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? सीधा सा आपको मालूम होगा, पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न पूछेगा कि 39वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा? रमप्पा। रमप्पा जो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। रमप्पा मंदिर जो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में, रमप्पा मंदिर तेलंगाना। और 40वां पूछेगा धौलावीरा। धौलावीरा जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। 40वां आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? धौलावीरा। 40वां कौन सा? धौलावीरा। 39वां रमप्पा मंदिर जो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। इतना ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, ये जरूर आप याद रखिएगा। और ये एक हड़प्पा शहर है धौलावीरा, जो पहला हड़प्पा शहर है जिसको कहाँ शामिल किया गया है? यूनेस्को में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट हड़प्पा शहर। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, और इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में। और 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में, यानी 20 जुलाई 1969 को पहली बार मानव चंद्रमा पे गया। नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। नाम क्या बताइएगा? नील आर्मस्ट्रांग। और 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का स्थापना हुआ। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। तो प्रश्न पूछा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रक्षेपित मंगलयान को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ कब? 2014 में। तो 2014 यहाँ पे तो आप कर सकते हैं आंसर, लेकिन छोटा डेट दिया गया, तो आप याद रखिएगा 24 सितंबर 2014 को। और किस यान के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम आपको बहुत बार बताएं कि मंगलयान को इस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था 2014 में। तो यान का नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी पशु प्रजाति पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है? नीलगिरी तहर। नाम क्या है? नीलगिरी तहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय स्थिरता का मूल तत्व नहीं है? यानी पर्यावरण स्थिरता का मूल तत्व नहीं है, यानी पर्यावरण किससे स्थिर हो सकता है, यानी स्थिर बिल्कुल स्थिर रहेगा, तो उसमें मूल तत्व कौन शामिल नहीं है? यानी पर्यावरण संरक्षण। अगर हम लोग पर्यावरण को संरक्षण नहीं करेंगे तो पर्यावरण स्थिर रहेगा? नहीं रहेगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विवेक संगत उपयोग। अगर हम लोग मान लीजिए पेड़ पौधों का हम लोग उपयोग अगर सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा? पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा। सतत गतिशीलता। सतत गतिशीलता का मतलब क्या होता है? सतत विकास, यानी भविष्य को देखते हुए यूज करना। यानी हम लोग मान लीजिए अभी हम लोग पानी पूरा या जो भी पेड़ पौधा पूरा उसको हम लोग यूज कर लेंगे तो भविष्य में क्या होगा? ये भविष्य में मतलब ये भविष्य में इससे क्या हो सकता है? बहुत ही मतलब झेलना पड़ सकता है हम लोग को, आने वाला भविष्य को बहुत इससे ज़्यादा कष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यक्तियों, समुदायों और संस्कृतियों का विकास। अरे पर्यावरण से इसका क्या रिलेशन है? व्यक्ति का विकास करिए या संस्कृति का विकास करिए, इससे पर्यावरण से क्या इसका नुकसान होगा? क्या मतलब इसका ये संरक्षण होगा? पर्यावरण से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी मूल तत्व नहीं है जो पर्यावरण को संरक्षण कर सकता है। यानी पर्यावरण का संरक्षण ये मूल तत्व है। सतत गतिशीलता ये भी मूल तत्व है, यानी भविष्य को देखते हुए क्या करना? उपयोग करना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ये भी है, यानी हम सही से उसका संरक्षण उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति और संस्कृति का हम लोग विकास करें तो इससे पर्यावरण का नुकसान कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, यानी ये मूल तत्व नहीं है। इनडायरेक्ट में यूज, यानी इनडायरेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसे इसका मूल तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पेंशन योजना जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनपीएस, किसके द्वारा विनियमित है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, पीएफआरडीए। इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसको देखिए। तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण रूप क्या है? यूएएन, तो यूएएन का पूर्ण रूप क्या होगा? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ऑप्शन नंबर बी। तो फुल फॉर्म आपको ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना, 1 से 2 बार पढ़ लेना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे की बात कर रहा, तो पूर्व मध्य रेलवे यानी हाजीपुर। देखिए पूर्व और मध्य में, यानी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित? हाजीपुर। और पूर्व रेलवे का मुख्यालय बोलता तो कोलकाता। उत्तर रेलवे दिल्ली, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। इस तरह से आपको याद रखना। दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। तो इसको आप याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या? पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। और पूर्व का रेलवे कोलकाता, यानी पूर्वी रेलवे कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री की किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिका कांग को क्लांत भी करता है? लाइसोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। ये क्या करता है? आत्महत्या की थैली हम लोग इसको बोलते हैं। आत्महत्या की थैली यहाँ पे लिख लीजिएगा। आत्महत्या की थैली किससे बोला जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जागिरी, ये क्या है? ऊर्जागिरी। ऊर्जागिरी के नाम से कौन जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ऊर्जागिरी हम लोग किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है? यानी अक्षय, देखिए अक्षय स्रोत है यानी जो क्षय नहीं होगा। लकड़ी हो सकता है, पेट्रोलियम कोयला हो सकता है, लेकिन नाभिकीय विखंडन ये क्या? अक्षय ऊर्जा है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी।
सड़क किनारे छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस लिए शुरू की गई थी? तो लिख रहा है कि वर्ष 2026 से 27 तक लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हेतु। ये सही दे रहा। देखिए यहाँ पे प्रश्न जो पूछा है, योजना किस लिए शुरू की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। योजना किस लिए शुरू की गई थी? तो किसानों को सम्मान प्रदान करने के लिए। तो किसान से संबंधित नहीं था। एक किससे संबंधित था? तो अभी आपको मालूम है कोविड महामारी सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो ये कोविड महामारी से संबंधित था। ये जो योजना संबंधित था, किससे संबंधित था? कोविड महामारी से योजना संबंधित था। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न था, ये जो योजना संबंधित है किससे? कोविड महामारी से। तो लिख रहा ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अत्यधिक प्रभावित रेहड़ी पटरी वाले अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकें, इसलिए योजना को शुरू किया गया था। नाम क्या? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। ऑप्शन नंबर डी। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? सांप्रदायिक निर्वाचन, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन। यानी सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक, देखिए लिख लीजिए, सांप्रदायिक निर्वाचन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को। और मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? ब्राउजर नहीं है तो सफारी इंटरनेट ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी है, फायरफॉक्स भी है, सफारी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ये सब क्या है? इंटरनेट ब्राउजर। जो हम लोग क्रोम देखते हैं, तो क्रोम में जाकर हम लोग क्या करते हैं? यूट्यूब भी आपको मिल जाएगा, फेसबुक भी मिल जाएगा, गूगल भी मिल जाएगा। तो ये सब क्या है? एक प्रकार का ब्राउजर है। एक प्रकार का क्या है? ब्राउजर है। तो आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो क्रोम भी है, फायरफॉक्स भी है, सफारी भी है, तो पांडा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष डॉट को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की। यानी राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। और आपको ये बताना किसान दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा? किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा? नाम क्या है? द ट्रीटी ऑफ maastricht 1992। ये प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जो भी चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार अपना राय जरूर दीजिएगा। और जो भी आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, या मान लीजिए कहीं भी वीडियो में गलत हो जाता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, तो वही मिस्टेक गलत बोला जा सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको कमेंट, मतलब वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं हमसे, तो वहाँ आप बताइएगा। या तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो को आपको कैसा लग रहा है। और किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कहीं भी आप अपना मतलब राय दे सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।